हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय सुमंत केमिस्ट्री, दैट इज वीएसकेम। मैं अनुराग सुमन आज आपके साथ रिएक्शन मैकेनिज्म की एक नई लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो भाई, काम की चीजें हैं वहां पे। आपने देखा होगा मैंने आपको SN2 रिएक्शन की बहुत सारी बातों से आपको रूबरू कराया, आपकी उनकी पहचान कराई। वहां पे आपने देखा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे बस एक वीडियो नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो वीडियो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं अपलोड हो पाई थी। ठीक इस वीडियो के बाद वो भी अपलोड हो जानी है। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही नया, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है और SN2 रिएक्शन के इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज SN1 रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। आइए जरा देखते हैं क्या है, यानी कि SN1 रिएक्शंस। ठीक है, SN1 रिएक्शंस कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझो तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे क्यों इसे हम SN1 कहते हैं। ठीक है, देखो मैं एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहा हूं। अगर मैंने आपके सामने टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया और इसे मैंने ट्रीट किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस मीडियम में, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या मिलेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला, नो डाउट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, यही जो हमने इमेजिन किया था वही मिला। पंगा तब शुरू हुआ दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने इसके रेट्स को, इस रिएक्शन की स्पीड को इन दोनों पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज यानी कि इन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश की। जरा ध्यान दो, जब मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक कांस्टेंट कर दिया और सिर्फ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाता गया, तो देखने को मुझे क्या मिला कि जिस प्रोपोर्शन में मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, ठीक उसी प्रोपोर्शन में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के कंसंट्रेशन पे लीनियरली डिपेंड कर रहा था, एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी थी। वो भी कैसे, मतलब अगर आप ग्राफ के फॉर्म में देखते हो तो कुछ ऐसा था। यहां आप ले लो कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के कंसंट्रेशन को फिक्स कर देता हूं और सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को मैंने वैरी करना शुरू किया, तो ये देखने को मिला कि रेट ऑफ रिएक्शन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। यानी कि हमारा जो रेट था वो इंडिपेंडेंट था हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन से। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या छिपा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल छुपा हुआ है ना, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन से इस रिएक्शन की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहां पे मैं ले लेता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन, देखो ये एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ मिला मुझे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ मिला। यानी कि अगर यहां से मैं इसका ओवरऑल एक वेट इक्वेशन लिखूं, अगर मैं यहां से इसका ओवरऑल वेट इक्वेशन लिखूं तो जरा देखो क्या होगा। अगर मैं वेट इक्वेशन लिखने बैठता हूं इसका, तो मुझे जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। देखो आपने देखा न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है भाई साहब को, इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से मतलब है। तो अगर मैं रेट को लिखूं, अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, वो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अभी अभी आपने देखा कि ये रेट इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, इससे इंडिपेंडेंट है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, समझ रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल बट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं इस रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो यहां से आपका एक चीज तो अब जब दिमाग में लगाओ कि SN1 को क्यों यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि बिकॉज हियर यू हैव सीन दैट the rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate only, not on the concentration of your nucleophile. That is why these reactions are called SN1 reactions. ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। जरा देखो अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो यह रिएक्शन 2 स्टेप्स में प्रोसीड करता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वाया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, ठीक बात है। अब जब आप सोचो, पहले तो मैंने लिया था मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, वहां पे ये चांसेस थे, ये प्रोबेबिलिटी थी कि हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जाकर बैक से अटैक करे और साइमल्टेनियसली हैलाइड आयन को हटा दे और खुद जाकर अटैच हो जाए। बट क्या टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में ये कर पाना संभव है? अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के उस कार्बन को देखते हो जिससे हमारा क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है। देखो, बोर्ड पर लिखना कॉपी में लिखने से ज्यादा बेहतर है आप उसको यहां रखो। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, मॉलिक्यूल्स आप इतना अच्छा इमेजिन कर पाओगे ना, उतना ही अच्छा अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। एग्जाम में आपके साथ आपके नोट्स, आपकी कॉपी, मेरा व्हाइट बोर्ड नहीं जाने वाला है, आपके फिंगर्स जाएंगे, आपकी माइंड जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर आप उस कार्बन को ध्यान देते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब हुआ CH3CCl। देखो, ये कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना भाई, 3 मिथाइल ग्रुप। क्या ऐसे रहते हैं? नहीं, वो तो स्पेस में अरेंज रहते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे। तो सोचो, एक कार्बन तुम्हारा ये है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ऐसे, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे। क्या न्यूक्लियोफाइल को चांस मिलेगा आने का? बिल्कुल नहीं, ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल तो आपको अटैक कर नहीं सकता है बैक साइड से, और सामने से वो हैलाइड कार्बन हेड अटैक कर नहीं पाएगा। तो तरीका क्या बचता है? तरीका ये बचता है कि हमारा यहां से यह हैलाइड आयन निकल जाए। अब आप भी जानते हो हैलाइड आयंस जो होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अगर वो आयोडीन वगैरह हो तो फ्लोरीन तो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप हो जाता है। आप उसकी मैंने लास्ट क्लास में बात की थी लिविंग ग्रुप से कॉन्सेप्ट की। तो जरा देखो, जब यहां से हैलाइड निकलेगा तो कार्बन और हैलोजन में ऑब्वियस सी बात है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? काफी अच्छी होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉन्ड आपको बनाकर दिखाऊं तो ये जो बॉन्ड होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू इट्स माइनस आई इफेक्ट, यानी आपके पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। सेम बात है, जब थोड़ा सा भी से रिएक्शन कंडीशन मिलेगा, थोड़ा सा बाहर से एनवायरनमेंट से एनर्जी मिलेगी, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। कैसे? क्लीवेज समझना बहुत जरूरी है। देखो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो पहले से क्लोरीन की तरफ थी, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, क्लोरीन को मौका मिल जाएगा इस पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर को अपने पास खींच लेने का। यानी कि यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा।
यानी कि ये पूरा का पूरा मामला इधर शिफ्ट कर जाएगा और यहां से Cl माइनस निकल जाएगा। जब Cl माइनस निकल जाएगा तो कार्बन के पास क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं ना कार्बोकेटायन फुल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन। अब जब आप सोच कर देखो, अगर कार्बोकेटायन नहीं बनता तो क्या यह रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाता? अगर कार्बोकेटायन नहीं बनता तो क्या यह रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। यानी कहने का मतलब है ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपको काइनेटिक्स मेजर करनी है उस रिएक्शन की, तो इसी स्टेप की वजह से आपके हेल्प से मेजर कर सकते हो। यानी ये क्या है? इसका आरडीएस है। आरडीएस मत समझना, व्हिच इज आरडीएस, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जब मेरा कार्बोकेटायन निकल गया, अब जब मेरा कार्बोकेटायन बनकर आ गया सामने, ऑब्वियसली मतलब तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत इजी है। हाँ भैया अटैक मार दे, हाँ भैया अटैक मार दे। यहीं पे एक क्वेश्चन लोगों को हंट करता है कि जय भैया मैंने अगर देखा, ये क्वेश्चन सारे मोस्टली स्टूडेंट्स, बहुत लोग मैंने देखा है अपनी सिटी में गलत कर देते हैं। जरा सुनो, लोगों को क्या लगता है कि SN2 रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट्स के थ्रू नहीं बनता, सॉरी ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू प्रोसीड करता है, और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनता है। अब लोग कहते सुनोगे SN2 जो है वो तो ट्रांजिशन स्टेज के थ्रू होता है और SN1 कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू होता है। नहीं बॉस, जहां जहां आपके इंटरमीडिएट्स बन रही हैं वहां तो ट्रांजिशन स्टेट आनी है, वहां तो ट्रांजिशन स्टेट आनी है। अगर कहीं कोई एक्सेप्शन हुआ तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट इन जनरल जहां जहां कार्बो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वहां वहां ट्रांजिशन स्टेट्स आनी है। और यहां तो बकायदा एक इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन, तो एक बात जान लो, SN2 में तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहां दो ट्रांजिशन स्टेट्स फॉर्म करते हैं, यहां दो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं। पहले मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल दिखा देता हूं, फिर आपको मैं ट्रांजिशन स्टेट कहां फॉर्म करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जरा देखो, देखो अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, यहां पे मैंने एनर्जी ले ली, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे आपके रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहां पे अगर मैं रिएक्टेंट है, यहां पे अगर रिएक्टेंट है, ठीक है, ठीक बात है, ये आपके रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट 2 है, यहां पे तुम्हारा बना है कार्बोकेटायन, ठीक है, R3C। अब सवाल उठता है कि ट्रांजिशन स्टेट 1 कहां बन रहा है भाई और ये 2 कहां बन रहा है? देखो, जब याद करो हमारे ब्यूटाइल क्लोराइड में, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही थी, तो कोई भी बॉन्ड ना तो एब्रप्टली बन जाता है ना ही एब्रप्टली टूट जाता है, धीरे धीरे ग्रुप उससे जुड़ जाता है। तो एक समय ऐसा आया होगा ना, सपोज करो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, और ये जो ब्लू रंग का आपको दिख रहा है ये बॉन्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऐसे जुड़े हुए थे। धीरे 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 ये बॉन्ड पहले क्या होना हुआ शुरू हुआ होगा, वीक होना शुरू हुआ होगा, स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई होगी, और धीरे धीरे एक समय आया होगा क्लोरीन इस पूरे इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया होगा। तो एक ऐसा स्टेज आया होगा ना जब वहां पे वो बॉन्ड एकदम पार्शियली फॉर्म किया होगा कि अब टूटने वाला है, अब टूटने वाला, लेकिन टूटा नहीं था। उसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 1। और एक चीज आप देखो ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट 2 से ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं वेट डिटरमाइनिंग स्टेट, ठीक है। अगर आपको काइनेटिक्स का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपसे क्लियर हो जाओगे, नहीं है तो भी क्लियर हो जाओगे, कोई इशू नहीं है उसमें। टूट गया, बना हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जब फॉर्म कर गया तो क्या होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फिर मैंने कहा जैसा कि कोई भी बॉन्ड एब्रप्टली बन नहीं जाता है,
जब न्यूक्लियोफाइल उसके पास आएगा, आता जाएगा, दोनों के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो बननी है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग तो होगी आएंगे, ओवरलैपिंग शुरू होगी। एक समय ऐसा रहेगा कि ओवरलैपिंग भी थोड़ी सी हुई रहेगी, बट बॉन्ड भी पूरी तरह से बना नहीं है, एक आधा अधूरा सिचुएशन रहेगा, वो आपका ट्रांजिशन स्टेट 2 रहेगा। और जैसे ही वो बॉन्ड पूरा फॉर्म कर गया, एनर्जी रिलीज होगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गया समझ में, तो समझ आप यहां से समझ गए होंगे कि कैसे SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो दो ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू आपको प्रोसीड करते हैं, जबकि SN2 में एक ही ट्रांजिशन स्टेट था, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट का कोई सीन नहीं आया था। हमने देखा था इंटरमीडिएट से कोई सीन नहीं वहां पे बन रहा था। तो एक बात याद रखना कि जहां इंटरमीडिएट बनते हैं वहां आपके ट्रांजिशन स्टेट्स बनेंगे। और एक मैंने आपको जनरली फॉर्मूला बताया था लास्ट वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देखो कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स प्लस 1। अगर मैं उस फॉर्मूले को लगाऊं तो यहां पे इंटरमीडिएट 1 था, दो ट्रांजिशन आ गए, 1 + 1 2, देख लो आ गए दो। ये आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद रखना, इससे आपको समझने में इजी होगा, इससे आपको समझने में काफी इजी होगा। अब इसका आज की वीडियो का थोड़ा सा लास्ट सेक्शन देखते हैं, जरा ध्यान देना। सपोज करो मैंने SN2 में आपको बताया था कि वहां पे क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, कि अगर मेरा आपका जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, तो आफ्टर SN2 रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है मेजरली उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, S हो जाती है ड्यू टू वॉल्डेन इन्वर्जन। तो क्या SN1 रिएक्शन से भी इन्वर्जन होगा? SN1 रिएक्शन से भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। पहले तो बाद की बात है, इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा कि वेसिमाइजेशन क्या होगा तो बाद की बात है। पहले हम ये समझते हैं यहां जो बना है वो क्या था, एक कार्बोकेटायन फॉर्म किया ना भाई, यहां पे कार्बोकेटायन तो फॉर्म किया। चलो मैं कार्बोकेटायन दिखाता हूं तुम्हें, X कार्बन, इसे मैं इसके 3D में अरेंज करता हूं, देखो Y Z। और आपको पता है कार्बोकेटायन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जो इन बॉन्ड्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसी में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वैकेंट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इसका आपको 3D ओवरव्यू दूं, तो देखो ऐसा है कार्बोकेटायन। आपको पता है कार्बोकेटायन में कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होती है वो sp2 होती है। अगर sp2 होगी तो क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री कह लो, शेप कह लो, इस केस में दोनों सेम ही है, ट्रायंगल प्लेनर होगी। तो ऐसे होना चाहिए था ना, मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया है, एक बॉन्ड मेरी तरफ, एक बॉन्ड मेरी, यानी क्या बिलो द बोर्ड के प्लेन के पीछे ये y वाला, एक बॉन्ड बाहर की तरफ ये वाला, ये बॉन्ड बाहर की तरफ ये Z वाला, देखो मैंने इसको सॉलिड बेस से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और एक बॉन्ड तो ठीक है इस लाइन में, इस प्लेन में है, ठीक है। इसी के परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल है, इसके परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल है, ऐसे एक लोब नीचे से। एक बात आप बताओ, सोचो, इमेजिन करो, ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इधर भी जगह खाली है, इधर भी तो कोई नहीं लगने वाला, इससे न्यूक्लियोफाइल यहां से आकर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है। तो अगर मान लो सेम साइड से अटैक करता है तो क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगा, यानी आपने R लिया है तो R ही बनेगा। अगर बैक साइड से अटैक कर गया तो अगर आपने R लिया था तो क्या बनेगा, S बन जाएगा। एक बात बताओ, R भी इक्वल बन रहा है, S भी इक्वल बन रहा है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या फॉर्म करेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म करता है वो क्या होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। जहां मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स जो आपको है, या फिर दोनों के स्टीरियो आइसोमर्स जो R और S कन्फिगरेशन बने हैं वो आपको इक्वल अमाउंट में बनेंगे। और इक्वल अमाउंट बनने का रीजन क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कार्बोकेटायन का प्लेनर शेप
जहां पे न्यूक्लियोफाइल को फ्रीडम है कि वो फ्रंट से अटैक करे या फिर बैक से करे, दोनों साइड खाली है, सेम बात है भाई, सेम बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सॉल्वेंट के इंटरवेंट के कारण, सॉल्वेंट के इंटरफेरेंस के कारण थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा हो जाता है। इन्वर्जन आपको दिखाई देगा, वो सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोग डील करेंगे, वो हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट में डील करेंगे। ओवरव्यू अगर मैं इस पूरे लेक्चर का दूं तो मैंने आपको बताया SN1 को SN1 क्यों कहते हैं, फिर मैंने आपको बताया ये कितने ट्रांजिशन स्टेट से थ्रू फॉलो करता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने के पीछे का रीजन क्या था, ठीक है। फिर मैंने आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी दी। अब जरा सुनते हैं अगर ये पूरा रिएक्शन हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है तो एक बात जान लो, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होना, आपको सबस्ट्रेट के ऊपर जाना होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पूरी की पूरी इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट यानी स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट को डिवोटेड होगी। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इससे देखकर आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और अगर नया सीखने को नहीं मिला है तो फिर भी कर दो यार, मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और नया लेकर आऊंगा। और आप में जो भी डाउट्स हैं आपको लगता है कि कुछ सजेशंस हैं आपके जो मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। और अगर आप चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं, कुछ हैंडमेड नोट्स वगैरह मिल जाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को, जो सेम नेम से चलता है, इसके एब्रिविएटेड फॉर्म से VSKM से चलता है, टेलीग्राम में आप जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग योर अटेंशन and have a good day. Fight corona, love chemistry, stay home. Thank you so much.